हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज अपन फिर भेंट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो होगा पैसिव वॉइस। पिछले कुछ वीडियो में अपन ने टेंस को कंप्लीट किया था और आज अपन वॉइस पढ़ने जा रहे हैं। आज इसका भाग फर्स्ट। और सबसे पहले बात करते हैं अपन वॉइस की। वॉइस क्या है, क्या इसका अर्थ होता है और अपने क्या काम आता है। देखो बेटा, वॉइस का हिंदी के अंतर्गत अर्थ होता है वॉच। अपन बेसिक लैंग्वेज में वॉइस का अर्थ ध्वनि, आवाज, साउंड से लेते हैं। अब अपने क्या है क्या नहीं है, बात वही है बेटा, जो जैसा इसका नाम होगा वैसा ही काम होगा। ऐसा अपन पढ़ते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। फर्स्ट एक्टिव वॉइस एंड सेकेंड पैसिव वॉइस। तो क्या है ये, इनके नाम कैसे पढ़े, क्या अपने काम आते हैं। एक्टिव शब्द का अर्थ आप सब जानते हैं, सक्रिय। और पैसिव मतलब इसमें सक्रिय तो इसमें भी रहता है, लेकिन डायरेक्ट सक्रिय नहीं रहता है, इनडायरेक्ट रूप से सक्रिय रहता है। अब एक्टिव वॉइस में सक्रिय कौन रहता है और पैसिव वॉइस में इनडायरेक्ट रूप से सक्रिय कौन रहता है। इसमें बड़ा जब सेंटेंस होता है तो उसमें एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट। तो अपन कोई भी साउंड निकालते हैं, कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, उस सेंटेंस के अंतर्गत अगर अपना सब्जेक्ट एक्टिव है तो जो वॉइस अपन ने निकाली उसको अपन नाम देंगे एक्टिव वॉइस। और अपन ने कोई साउंड निकाला, कोई सेंटेंस बोला, उसके अंतर्गत अपन ने सब्जेक्ट को सक्रिय नहीं करके ऑब्जेक्ट को एक्टिव कर दिया है डायरेक्टली और सब्जेक्ट को इनडायरेक्टली, उस कंडीशन में इसका नाम पड़ जाता है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव को वैसे हिंदी में बोलेंगे कृत वाच्य। ऐसे वाच्य या ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंतर्गत सब्जेक्ट एक्टिव रहता है वो कृत वाच्य। और ये होते हैं बड़ा कर्म वाच्य, ऐसे सेंटेंस जिनके अंतर्गत कर्म एक्टिव रहता है। अब अपने क्या है, अपने सिलेबस में यही है कि अपन को एक्टिव का सेंटेंस मिलता है और उसको अपन पैसिव में कन्वर्ट करना होता है अपने को। इसके अलावा अपने ज़्यादा सिलेबस में लंबी चौड़ी कहानी है नहीं। और अब देखेंगे अपन कि किस प्रकार से एक्टिव के सेंटेंस अपन को दिए हुए रहते हैं और कैसे अपन उनको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। आज इसकी शुरुआत है टॉपिक की। भाग पहला ही है इसका। तो पहले भाग में अपन सबसे पहले देखेंगे कि जब भी अपन एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं तो अपन को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले बात नंबर 1 जो ध्यान में रखनी होती है वो ये है कि सेंटेंस है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले अपन को सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि अपना जो सेंटेंस है वो किस प्रकार का है। अपना सेंटेंस है वो किस प्रकार का है, सेंटेंस का प्रकार क्या है, और सेंटेंस का जो प्रकार होगा उसी के आधार पर अपन ये मानेंगे। अब देखो अलग अलग सेंटेंसेस। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एसर्टिव सेंटेंस। अब ये बड़ा जो एसर्टिव सेंटेंस होते हैं ये कौन से सेंटेंस होते हैं।
ये वो सेंटेंस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट द्वारा कोई भी कार्य करने या नहीं करने का बोध करवा दिया जाता है। मतलब ये बता दिया जाता है कि इसमें काम होगा या नहीं होगा। अब इनके अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस भी होते हैं और नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं। दोनों प्रकार के सेंटेंस इसके अंतर्गत माना जाता है। तो या तो अफर्मेटिव सेंटेंस है या फिर अपने सेंटेंस है वो नेगेटिव है। अगर इस प्रकार के सेंटेंस है कोई अफर्मेटिव या नेगेटिव, तो अपन उनको किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। पहली बात, कुछ शर्त कि जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव में चेंज हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो फिर क्या है, देखिए कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस के कुछ मेन एलिमेंट्स होते हैं बेटा। अब वो कौन कौन से इसके एलिमेंट्स हैं जिनका होना जरूरी है। सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है, अदर चीज। ये चार भाग जनरली हर सेंटेंस के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब देखिए, ये बात कर रहा हूं मैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस की। अब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस तो अपन को मिलेगा, चेंज करना है इसको पैसिव में। तो सबसे पहले क्या हमारा सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव में चेंज होने लायक है या नहीं। हाँ, तो देखते हैं कि कैसे ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में चेंज होता है। बात करते हैं अपन सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के अंतर्गत दिया हुआ रहता है, वर्ब हर प्रकार के सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट अदर कोई कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब अपने लिए क्या जरूरी है क्या नहीं, ये अपन ने पहचान ही लिया कि सेंटेंस अपना या तो अफर्मेटिव का हुआ या नेगेटिव का, यानी कि एसरेटिव सेंटेंस है वो है। तो एसरेटिव सेंटेंस को जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो सबसे पहले जरूरत पड़ती है अपन को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानने की। देखिए, अपन आगे कुछ ऐसे सेंटेंस पढ़ेंगे जिनमें सब्जेक्ट नहीं होगा तो भी अपना काम हो जाएगा, बट यदि सेंटेंस के अंतर्गत ऑब्जेक्ट नहीं है, यदि सेंटेंस के अंतर्गत ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपन कैसे काम चलाएंगे। देखिए भैया, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ही सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव में चेंज होता है, नहीं तो नहीं। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस के अंतर्गत एक्टिव जो चीज रहती है वो है ऑब्जेक्ट। पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो एक्टिव के ऊपर ही डिपेंड करता है कि जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट के द्वारा जो भी वर्ब की गई उस वर्ब का रिजल्ट क्या आया, और जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट ही अपना ऑब्जेक्ट है। इसलिए आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहचानिए कि ऑब्जेक्ट कौन है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो ही अपना सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ये बात कंफर्म कर ले। जब ये चीज कंफर्म हो गई कि जी हाँ अपने पास में ऑब्जेक्ट है, तो ही आप सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए अगला कदम उठाइए। फिर जब ये कंफर्म हो गया कि ऑब्जेक्ट है, अब अपन इसको पैसिव में चेंज कर सकते हैं, तब देखिए आप कि आपके पास सेंटेंस में वर्ब क्या है। फिर उस वर्ब को अकॉर्डिंग टू रूल्स अपन चेंज करेंगे और फिर जो अपने सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को डीएक्टिवेट करना है। सब्जेक्ट डीएक्टिवेट हो गया मतलब अपना सेंटेंस पैसिव वॉइस में आ गया। तो देखिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले
जो फॉर्मूला है एक्टिव वॉइस का, कि जो इसकी स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से मिलती है अपन को। सबसे पहले अपन को मिलता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। या अपन यूँ कह सकते हैं भैया कि यहाँ पर अपने को वर्ब मिलेगी, अपन को यहाँ पर वर्ब मिलेगी। अब हो सकता है कुछ में हेल्पिंग वर्ब अलग मिले, मेन वर्ब अलग मिले, किसी में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का दोनों का जो मिक्सचर है वो मिल जाए। जैसे डज रीड है, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, दोनों का यहाँ पर मिश्रण क्या हो जाएगा, रीड्स हो जाएगा। तो ऐसे, तो रीड्स यहाँ पर क्या हो गई, वर्ब हो गई। डज हेल्पिंग वर्ब है, रीड मेन वर्ब है, तो कहीं अलग अलग मिलता है। जैसे एज रीडिंग, ये क्या है, अलग अलग मिला है, लेकिन जैसे यहाँ पर ये रीड है वो सेम मिला। यस, प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में है अदर चीजें। अब इसको अपन चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस। इस सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब देखो मेन जो बात है वो यही है कि वॉइस के अंतर्गत दो चीजें अपना स्थान परिवर्तित करती हैं। दो चीजों के अलावा तीसरा ऐसा कोई भी अपने पास में वर्ड नहीं है जो अपना स्थान परिवर्तित करेगा। अगर आप वॉइस पढ़ रहे हैं तो ध्यान ये रखें कि दो चीजें आपस में अपना जो स्थान है वो एक्सचेंज करती है, और वो आप समझ गए होंगे इतने सारे में ही कि वो क्या क्या चीजें हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट जाता है ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट आता है सब्जेक्ट की जगह। ये बस भाई लेने के देने हैं, ये इसकी जगह आएगा तो ये इसकी जगह। तो पहला काम ये कि अपन ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट की जगह, तो यहां पर अपन ले आए ऑब्जेक्ट प्लस। अब हेल्पिंग वर्ब, देखिए भैया हेल्पिंग वर्ब जो भी दी हुई है नहीं दी हुई है अपने कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन सब चीजों का। अपने को हेल्पिंग वर्ब पैसिव फॉर्म के अकॉर्डिंग लगानी होगी। अब अपनी पैसिव फॉर्म क्या बनती है उसके अकॉर्डिंग अपन लगाएंगे। अब देखो पैसिव फॉर्म जो भी है उसके अकॉर्डिंग यहां पर अपन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जो हेल्पिंग वर्ब चेंज करने का अपन नीचे थोड़ी सी एक टेबल बनाएंगे, प्लस मेन वर्ब। ध्यान दें कहीं पर भी जरूरत पड़े, अगर आपको सेंटेंस पैसिव फॉर्म में लिखना है, अगर आपको सेंटेंस पैसिव फॉर्म में लिखना है तो वहां पर जो मेन वर्ब होगी उस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अब ये लो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाना है प्लस। अब रही बात ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट तो अपना यहां से स्थान छोड़ के गया इधर, तो ये जगह खाली और वहां पर सब्जेक्ट उठक बैठक कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अपने स्थान से भगा दिया गया है। अब यहां पर आएगा सब्जेक्ट, लेकिन ध्यान दें जब वो इतनी देर से वेटिंग में था तो अपन अगर कहीं थोड़ी बहुत देर खड़े रहते हैं तो अपन को कोई ना कोई तो मिल ही जाता है, और वही इसके साथ हुआ। मतलब इसके साथ कुछ न कुछ प्रीपोजिशन जुड़ जाता है, या अपन जो आम भाषा में बोलते हैं कि बाई जुड़ जाता है। बेटा देखो बाई एक प्रीपोजिशन है, और ये कन्फर्म नहीं है कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उन सबके साथ में बाई ही जुड़ता है। कई बार 8 भी जुड़ जाता है, 4 भी जुड़ जाता है, इसलिए कई बार 2 भी जुड़ जाता है। तो अपन ये ऐसा बोले कि अगर अपन यहाँ सब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन लगाएंगे तो ये 100% हो गया, और एक ऐसा बोले कि बाई लगाएंगे तो इसके साथ ऐसा होगा कि जनरली हम यहाँ पर बाई का यूज करते हैं। प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर चीज, ये लो। इस प्रकार से, जैसे एग्जाम्पल तो भी पूरा नहीं समझ में, लेकिन फिर भी
जैसे राम रीड्स द रामायण। राम रीड्स द रामायण, राम रामायण पढ़ता है। अब देखिए राम रामायण पढ़ता है, यहाँ पर अपन को पता कैसे चलेगा कि ये जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस का है। ध्यान दें, एक्टिव वॉइस की पहचान है कि काम करने वाले के ऊपर फोकस किया जाता है, काम को कौन करता है। अब काम कर रहा है राम, एक्टर, अपना एक्टर हो गया राम। अब एक्टर राम है तो सीधी बात है कि इसमें सब्जेक्ट एक्टिव है। अब दूसरा अपन जो पैसिव वॉइस का बनाएंगे उसमें सब्जेक्ट को डीएक्टिवेट करेंगे, मतलब काम तो हालांकि सब्जेक्ट करेगा। ये नहीं है कि सेंटेंस के स्टार्ट में लिखने वाला शब्द ही सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट वही होता है जो काम करता है, चाहे उसको सेंटेंस के बीच में लिखो चाहे लास्ट में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां पर रही बात ऑब्जेक्ट की, कर्ता के द्वारा की गई क्रिया का जो फल मिलता है वही करता है। करता है यहाँ पर राम ने पढ़ा तो क्या पढ़ा, द रामायण। ऑब्जेक्ट को ढूंढने का सबसे बढ़िया ट्रिक, जो भी वर्ब है उस वर्ब के साथ क्वेश्चन करो व्हाट। रीड पढ़ता है, व्हाट क्या। अब क्या पढ़ता है, जो भी आंसर मिला वो अपना क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कुछ सेंटेंसेज ऐसे होते हैं बेटा, कुछ सेंटेंसेज ऐसे होते हैं बेटा जिनके अंतर्गत अपन को व्हाट का आंसर नहीं मिल पाता है। अब व्हाट के क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं मिल पाता है कोई बात नहीं, तो उसका भी अपने पास तोड़ है कि उस कंडीशन में अपन WHOM होम क्वेश्चन करेंगे, होम से क्वेश्चन करो, जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा। होम किसको, राम किसको पढ़ता है। तो ये दो अपने पास में वर्ड है जिनसे क्वेश्चन करो, जो उनका आंसर होगा वही अपना ऑब्जेक्ट होगा, व्हाट और होम। व्हाट का जो आंसर होता है वो होता है अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और होम से जो आंसर आता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहां पर अपना ऑब्जेक्ट मिल गया द रामायण। द रामायण। अब यहां पर वर्ब की जगह अपन खाली छोड़ देंगे, भाई वर्ब क्यों, अभी अपन ने चेंज करना सीखा नहीं, तो यहां पर आ जाएगी वर्ब। फिर प्रीपोजिशन, देखो जनरली अगर कोई सब्जेक्ट है तो उसके साथ बाय का यूज करते हैं, बाय रा। अभी अपन ने इतना सीखा है कि ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं तो बाय का प्रयोग कर दिया जाता है। ये एक चीज समझ में आ गई, चलो ठीक है। इसका अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए 2 नंबर बात सिखाते हैं आपको वर्ब चेंज करने की। वर्ब चेंज कैसे होती है, एक छोटी सी स्ट्रक्चर है वर्ब चेंज की। हालांकि आपको ये टेबल याद होगी। सबसे पहले अगर आपको सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाती है या उसके साथ एस या ईएस मिलता है या डू और डज मिलता है, देखो इनमें से कुछ भी हो सकता है। केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हो सकता है या डू हो सकता है या
डज हो सकता है। इन चारों ऑप्शनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन हो ना अपने क्या फर्क पड़ेगा। अपन यहां पर इज, आर, एम का यूज करेंगे। अगर ऐसा एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में है तो ऐसा पैसिव वॉइस के सेंटेंस में होगा, ऐसा पैसिव वॉइस के सेंटेंस में होगा। फिर बात कि वर्ब की अगर आपको सेकंड फॉर्म मिलती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है या आपको डिड मिलता है, उस कंडीशन में आप पैसिव में वॉज या वर, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है उस कंडीशन में वॉज या वर का यूज करेंगे। दो चीजें समझ में आ गई, बस मेन ये दो ही है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। ध्यान रखना, फर्स्ट फॉर्म होती है तो इज आर एम, सेकंड फॉर्म होती है तो वॉज या वर। डू डज होता है तो इज आर एम, डिड होता है तो वॉज या वर। अब देखिए तीसरा पॉइंट, यदि आपको इज, आर, एम, वॉच, वर, यदि आपको इज, आर, एम, वॉज, वर मिला है, यदि आपको दिए गए सेंटेंस में इज, आर, एम प्लस वॉज, वर मिला है, तो उस कंडीशन में इज, आर, एम, वॉज, वर वो तो है जैसा रहेगा, इज, आर, एम, वॉच, वर, ये तो है जैसे के जैसे ही रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर नंबर चेंज हुआ, भाई जैसे आपका पहले सब्जेक्ट सिंगुलर था तो इज था, लेकिन इधर से जब ऑब्जेक्ट कोई प्लूरल का था और उधर गया तो उसकी जगह आर हो जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू नंबर तो चेंज होता रहेगा, बाकी टेंस चेंज नहीं होगा। अगर इजारा में है तो इजारे में से रहेगा, नहीं प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की ही हेल्पिंग वर्ब रहेगी। तो उसके साथ में अपन को जोड़ना पड़ेगा भैया बीइंग। इज, आर, एम, वॉज, वर है तो वो तो है जैसे रहेंगे, उसके साथ बीइंग। देखो कैसे, जैसे अपन को मिला इज, तो इज का इज तो रहेगा, लेकिन इसके साथ जुड़ेगा बीइंग, तो ये हो जाएगा इज बीइंग। आर है तो आर बीइंग, एम है तो एम बीइंग, ऐसे। हैज, हैव, है। ध्यान दें, यदि अपन को सेंटेंस के अंतर्गत, यदि अपन को सेंटेंस में हैज, हैव और हैड कोई भी जो सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस में हैज, हैव या हैड अगर ये दिया हुआ है तो ये तो है जैसा रहेंगे, लेकिन जैसे हैज है तो हैज का हैज रह जाएगा, हैव है तो हैव का हैव रह जाएगा, हेड है तो हेड का हेड रह जाएगा, लेकिन इनके साथ में बिन जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ है हेड है एक्टिव में, तो पैसिव में हेड का हेड आएगा, लेकिन ये हो जाएगा हेड बिन। क्या हो जाएगा? हेड बिन। अब उसके बाद कोई भी मॉडल वर्ब से, कोई भी मॉडल वर्ब से, मॉडल वर्ब की बात करें तो जैसे कैन है, मे, माइट, कुड, शुड, वुड, मस्ट, ऐसे आते रहते हैं, तो वो तो रहेंगे और उसके साथ में जोड़ना है बी। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अपन को दिया हुआ है कैन, तो कैन का हो जाएगा कैन बी। अपन को दिया हुआ है मे, तो मे का हो जाएगा मे बी, ऐसे। तो ये सिस्टम है भैया। तो आप चाहो तो इस टेबल का एक हल्का सा स्क्रीनशॉट मार लो, ताकि आपको ये फिक्स हो जाए कि भैया जब भी अपन चेंज करते हैं वर्ब तो कैसे चेंज होती है। ये ध्यान दो कि हेल्पिंग वर्ब चेंज तो इसी टेबल के अकॉर्डिंग होगा, चाहे आपका सेंटेंस कैसा ही क्यों ना हो। मतलब आपका सेंटेंस कैसा ही क्यों ना हो, एसरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव वगैरह वगैरह, लेकिन आपको हेल्पिंग वर्ब इसी अकॉर्डिंग चेंज करना है। समझ गए? अब एक जो छोटी सी बात है
जो आप सबको विदित भी है, और एक बार मैं पुनः इसको रिपीट कर रहा हूं कि पेसिव वॉइस का सेंटेंस है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ठीक है, अब 4 बातें हो गई। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब की जगह चेंज करना सीख लिया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, और ऑब्जेक्ट की जगह आपने प्रीपोजिशन लगा के सब्जेक्ट भेज दिया। अब जब ये चारों रूल्स आपके एकदम कंफर्म हो गए तो एक कंप्लीट सेंटेंस को अपन चेंज करते हैं कि वो सेंटेंस किस प्रकार से चेंज होता है। थोड़ी सी इंक भर लेते हैं। अब देखो, कोमल कैन sing a पंजाबी सॉन्ग। देखिए सेंटेंस को थोड़ा सा फोकस करें। कोमल कैन सिंग ए पंजाबी सॉन्ग। अब ये सेंटेंस सबसे पहले इसमें देखना है सेंटेंस किस प्रकार का है। जब कोई भी सेंटेंस ऐसा हो जिसमें किसी कार्य के होने या नहीं होने का बोध होता है, मतलब सेंटेंस एसरेटिव का है, यानी कि अफर्मेटिव या नेगेटिव उनमें से कोई है। इतना कन्फर्म होने के बाद सेंटेंस में जो अलग अलग जो फ्रेज है, पार्ट ऑफ स्पीच है, उनको पहचानिए। कोमल अपने यहां पर एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। कैन मॉडल वर्ब है, एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है। सिंग एज ए मेन वर्ब यूज हुई है, और ये पंजाबी सॉन्ग एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। अब जब भी अपन इतना पहचान लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, हेल्पिंग वर्ब कौन है, मेन वर्ब कौन है, तब अपने कोई दिक्कत रहती ही नहीं है। अब देखिए अपन ने सबसे पहले देखो जो रूल्स है उनको हमेशा माइंड में रखो कि 1 नंबर पे क्या बात पढ़ी थी। 1 नंबर पे अपन ने बात यही पढ़ी थी कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ये सब्जेक्ट है, इसकी जगह अपन किसको लाके पटकेंगे, ऑब्जेक्ट को। अपना ऑब्जेक्ट क्या है, ए पंजाबी सॉन्ग। ये लो, ये पंजाबी सॉन्ग, ये अपना पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। अब जब अपन इसकी जगह ये लाते हैं तो अपना काम हो गया, और क्या हुआ। अब 2 नंबर पे बात हुई थी हेल्पिंग वर्ब की, यानी कि वर्ब चेंज करना। वर्ब चेंज करने के लिए अभी अभी आपने सारणी पढ़ी थी। तो ये देखो कैन क्या है, ये इतना आपको कोई नहीं बताएगा कि भैया ये मॉडल वर्ब है, इसके साथ भी लगाओ। ये तो आपको पहचानना पड़ेगा। कैन देखते ही कि हाँ यार ये कैन है, कैन है, इसका मतलब ये मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब को कैसे चेंज करते हैं, मॉडल वर्ब जो दी हुई होती है वो है जैसी की जैसी रहती है, लेकिन उसके साथ में बी का यूज किया जाता है। तो ये हो गया कैन बी, पंजाबी सॉन्ग कैन बी। 3 नंबर बात आपको हमेशा विदित है कि 3 नंबर बात थर्ड फॉर्म की ही होती है। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग सेंग संग, थर्ड फॉर्म में आपको याद रखनी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं। और चौथा काम जो आपने सबसे पहले सीखा था कि सब्जेक्ट यहां से
बाहर है और लाइन में वेटिंग में लगा हुआ है तो उसके साथ प्रीपोजिशन के रूप में बाय का यूज करो और कोमल जो भी आपका सब्जेक्ट है वो लिख दो। तो ये बन गया ए पंजाबी सॉन्ग कैन बी संग बाय कोमल। इस प्रकार से आपको सेंटेंसों को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके एग्जाम्पल सोल्व करेंगे तब जाके ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। अपन एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं जिसके अंतर्गत 2 ऑब्जेक्ट दिए हुए रहेंगे। अब 2 ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस कैसे सोल्व करते हैं। डबल ऑब्जेक्ट वाले देखो कैसे। रवीना gave me a gift। ये सेंटेंस रवीना यहाँ पर काम कर रही है तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। गेव वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी इसमें है और मेन वर्ब भी ऐसे। ध्यान दे भैया, जब वी फर्स्ट प्लस एस या एस हो और उसमें से अगर हेल्पिंग वर्ब निकालनी पड़ती है तो उसमें से हेल्पिंग वर्ब डज बाहर निकलता है। जब केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें से हेल्पिंग वर्ब माइनस करते हैं तो डू। लेकिन जब वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखा है माइनस हेल्पिंग वर्ब करेंगे तो बचेगा हेल्पिंग वर्ब में डिड। तो हेल्पिंग वर्ब जो भी उसमें से निकालने की कोशिश करेंगे तो अपन को पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये मान सकते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज है, या अपन को हेल्पिंग वर्ब से कोई लेना देना नहीं है, अपन डायरेक्ट मेन वर्ब से भी कुछ बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो याद रख लो कि यहाँ पर है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। मी ऑब्जेक्ट है, ए गिफ्ट ये भी ऑब्जेक्ट है। अब जब डबल ऑब्जेक्ट आ जाता है तो अपन को क्या करना होगा, अपन को वही करना होगा जो अपन करते आए हैं। अब देखिए कैसे, वर्ब के साथ क्वेश्चन करो व्हाट और WHOM whom। व्हाट दिया, क्या दिया। ए गिफ्ट मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। whom किसको दिया, मी मुझे दिया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग पहचान हो जाती है। अब जब दोनों ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग पहचान हो भी गई तो अपन को क्या पता चलेगा कि किसका प्रयोग करना। देखिए भैया, जहां तक संभव हो और जहां तक मिलता रहे आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ही प्रयोग करना होता है। जब आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिले तो वो दूसरी बात है, लेकिन जब तक आपको मिले तब तक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करो। हालांकि ये नहीं है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने से सेंटेंस पैसिव वॉइस का नहीं बनता है, बनता है। अभी अपनी सेंटेंस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों से बना के देखेंगे। तो प्राथमिकता देनी होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। ए गिफ्ट, अब उसके बाद में वर्ब है गिव जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म होती है तो अपन को पता है कि वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है। ए गिफ्ट वॉज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव गेव गिवन, गिव गेव गिवन। अब देखो ए गिफ्ट वाज गिवन। यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे रह जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। गिवन इसके साथ टू नाम की प्रीपोजिशन लगाओ और उसको है जहां का जहीं रहने दो। ए गिफ्ट वाज गिवन टू मी बाय रवीना। ए गिफ्ट वाज गिवन टू मी बाय रवीना। मुझे रवीना के द्वारा एक गिफ्ट दिया गया। अब इसको अगर इनडायरेक्ट से बनाते हैं तो मी आपको पता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म को सब्जेक्टिव में चेंज कैसे करते हैं, आपको पता है आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी है। तो अगर मी ऑब्जेक्ट है तो सीधी सी बात उसको सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं तो आई का प्रयोग कर दो। अगर हिम ऑब्जेक्ट दे रखा है
तो हिम की जगह ही लिख दो, हर है तो हर की जगह ही सी लिख दो, और देम है तो देम की जगह दे लगा दो, अस है तो अस की जगह वी लगा दो। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की जगह लेके जाना है तो इनमें ले जाओ, और अगर अपने ये सब्जेक्ट है इनको ऑब्जेक्ट की जगह लाना है तो इनको इस फॉर्म में ले आओ जो आपको जनरली याद होंगे। अब ध्यान दें, मी की सब्जेक्टिव फॉर्म होती है आई, तो आई लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब, मैंने क्या कहा, चाहे आप कैसे भी सेंटेंस पढ़ देना, हेल्पिंग वर्ब चेंज करने का रूल सेम है। आई वॉज गिवन, आई वॉज गिवन ए गिफ्ट बाय रवीना। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ टू लगाने की यानी किसी प्रकार का प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाने होते हैं। तो ये तो हो गए भाई सिंगल ऑब्जेक्ट या डबल ऑब्जेक्ट, जैसे भी आपको ऑब्जेक्ट मिलते हैं उन ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंस जिनको आप सोल्व करते आए हो। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। He is distributing sweets. वह मिठाइयाँ बांट रहा है। He is distributing sweets. वह मिठाइयाँ बांट रहा है। ये अपना सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट एक है, इधर लाओ स्वीट्स ले आए, कोई समस्या नहीं हुई। अब रही बात हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? इज। ध्यान दें, जब इज दिया होता है उस कंडीशन में इज आर एम, इज आर एम के साथ बीइंग का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दें, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ। अब मिठाई हो चाहे मिठाइयाँ हो, इन सब के लिए अपन स्वीट्स वर्ड ही यूज में लेते हैं। ये ऐसा नहीं है कि स्वीट्स से यहाँ पर बहुवचन का माना जाएगा। हालांकि अपन बोलने में मिठाइयाँ बहुवचन का है, मिठाई में एक वचन का, लेकिन इंग्लिश में दोनों सेम ही है, क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है, इनको नापा तोला जाता है मिठाइयों को, ये बात। इसलिए स्वीट्स इज बीइंग। अब थर्ड फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये बता रहा था मैं कि अपन ने यहाँ पर सब्जेक्ट आया ही, तो ही को जब यहाँ लिखेंगे तो बाई ही होगा, लेकिन बाई ही का यूज गलत हो जाता है, क्योंकि अब वो जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर बैठ रहा है, इसलिए उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज होगा, तो बाई हिम। तो स्वीट्स इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हिम। ये ध्यान देने का थोड़ा सा। और अगर आप चाहो तो सेंटेंस देख लो। डॉक्टर गिव्स मी मेडिसिन्स। डॉक्टर मुझे दवाइयाँ देता है। डॉक्टर मुझे दवाइयाँ देता है। डॉक्टर के द्वारा मेरे को दवाई देने का कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर डॉक्टर क्या है? सब्जेक्ट। गिव्स क्या है? मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट टू। तो जब दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों को कैसे बना लो, मेडिसिन्स। देख लो गिव्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में साथ में ऐसे एस लगा हुआ है, तो मेडिसिन्स आर। ध्यान दे भैया, जब आप खुद इज आर एम लगाते हो तो उसके साथ बीइंग का यूज नहीं करना है। जब आपको इज आर एम वॉज वर्ब ऑलरेडी दिया हुआ हो उसी कंडीशन में इनका यूज करना है। मेडिसिन्स आर गिव, गेव, गिवन टू मी बाय डॉक्टर। ठीक है, अब इसको दूसरा तरीका, आई एम, ये ध्यान देना, इज आर एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होता रहेगा। मी उधर जाते आई में चेंज हो गया, आई एम गिवन मेडिसिन्स बाय डॉक्टर। इस प्रकार से आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या आपस में एक दूसरे में चेंज करते रहते हो। तो देखो दोस्तों, ये आपका जो एक्टिव पैसिव वॉइस चेंज करने के जो एसरेटिव सेंटेंस है वो तो हो गए। अब इसमें अगर आप नेगेटिव सेंटेंस एक देखना चाहते हो तो नेगेटिव सेंटेंस का भी एक एग्जांपल देख लो, क्योंकि वो भी है तो एसरेटिव का पार्ट। कोई चेंज नहीं है, नोट की जगह नोट रखना है, बाकी सब चीज़ें जो पहले हुआ करती थी वैसी की वैसी है। जैसे राधिका could not speak इंग्लिश। राधिका इंग्लिश नहीं बोल सकती थी, ये सेंटेंस है, इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं ध्यान दें। राधिका सब्जेक्ट, कुड नॉट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट अपन को मिल गया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सबसे पहले जो अपना ऑब्जेक्ट है वो यहां लिख देंगे इंग्लिश। अपना ऑब्जेक्ट जो भी है वो ऑब्जेक्ट इधर लिख दो। अब हेल्पिंग वर्ब चेंज करना अपने सीख लिया कि कुड यानी कोई मॉडल वर्ब है तो कुड के साथ क्या हो जाएगा, कुड बी। लेकिन कुड के साथ क्या जुड़ा हुआ है, नॉट जुड़ा है। मैंने क्या कहा, नोट जहां है उसको वहीं रहने दो, तो यहां पर कुड नॉट, नोट जहां है उसको वहीं रहने दो, जो भी जोड़ना है वो इसके आगे जोड़ो, कुड नॉट बी। बस ये बात मैं यहां समझाना चाह रहा था। तो इंग्लिश कुड नॉट बी, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। बाय राधिका। ये लो भैया एसरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कंप्लीट। अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इससे आगे की बातें।